हम पैटर्न के अकॉर्डिंग सेकंड पार्ट का हम 120 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। सभी लोग तैयार हो जाइएगा। हमारा जो है हिंदी मॉडल पेपर का 4 PM में आपका क्लास अपलोड हो जाता है। तो 4 PM में आप लोग डेली या चैनल को विजिट कर या प्लेलिस्ट देखकर कर सकते हैं। तो चलिए सभी लोग तैयार हो जाइए, जिसमें से सेकंड पार्ट का पहला प्रश्न कर रहे हैं। और 7 PM में दोस्तों हम अभी प्रीवियस ईयर के पेडागोजी चल रही है, तो 1-2 दिन के बाद जो है 7 PM में जो पहला पार्ट है जिसमें 30 अंक आना है, उसमें हम लाइव क्लास करने वाले हैं। तो 7 PM की लाइव क्लास बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है। डेली 7 PM हमारी लाइव क्लास होती है। पहले पार्ट का आपको जल्दी होने वाला है, तो ध्यान दीजिए। 30 अंक पक्का करना है, तो 7 PM में लाइव क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा। प्रश्न दिया गया है कि जिह्वा की नोक पर जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? उच्चारण स्थान से लगभग आपके 8 से 10 प्रश्न आएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? इसके उच्चारण स्थान को वर्ष कहा जाता है। ऐसे उच्चारण क्या कहा जाता है? आपके वर्ष कहा जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन, इनमें से दंत वर्ण कौन सा कहलाते हैं? तो दंत वर्ण जो हमारे होते हैं, जो यहाँ पे सा दिया गया है, सा हमारा दंत वर्ण कहला जाएगा। ता वर्ग के सभी वर्ण और ला भी दंत वर्ण कहलाता है। तो ता वर्ग के सभी और ला वर्ण ये हमारे क्या कहलाते हैं? ता वर्ग के सभी वर्ण हो गए और ला ये हमारे दंत वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? तो अनुनासिक वर्ण जो है माँ कहला जाएगा। माँ अनुनासिक वर्ण है। हिंदी में देखिए अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है। कौन कौन सा है? पहला हो जाता है अंगा आपका, इसके बाद अइया हो जाता है, फिर अड़ा हो जाता है, ना हो जाता है और माँ हो जाता है। ये 5 वर्ण है जो अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। निम्न में कौन सा वर्ण जो है घोष वर्ण कहला जाएगा? तो जुग्गा होगा वह घोष वर्ण कहला जाएगा। और प्रत्येक वर्ग जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है, सारे जो वर्ण होते हैं स्वर वर्ण कहलाते हैं। यारा, लावा और हा जो होता है ये घोष वर्ण कहलाते हैं। तो कौन सा होता है? गा वर्ण जो है घोष वर्ण है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा ये कौन से कहलाते हैं? घोष वर्ण। इसके बाद अगला कि हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियां दोस्तों 2 प्रकार की होती हैं। एक स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है। अगला है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हैस्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर स्वर भी आपके 3 प्रकार के होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ये जिह्वा के अकॉर्डिंग। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो आ, ई, उ ये दीर्घ स्वर है, लेकिन ओ जो कहलाता है यह हमारा आपका दीर्घ स्वर में नहीं आता है। आपके मूल दीर्घ स्वर आपका नहीं कहलाता है। तो बड़ा, बड़ी और ऊ ये हमारे मूल दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अल्प प्राण व्यंजन कौन सा इनमें से है? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। खा, गा, घा या ठठरेरा। सभी कमेंट कीजिएगा। तो अल्प प्राण व्यंजन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो गा दिया गया है, ठीक है, तो गा यहाँ पे क्या हो जाएगा? गा वर्ण अल्प प्राण व्यंजन है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक वर्ग में 5 होते हैं, जैसे काखा, गाघा, अंगा। तो काखा, गाघा, अंगा में प्रत्येक वर्ण में ध्यान दीजिएगा, पहला, तीसरा और पांचवा
ये 3 होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 3 जो होते हैं आपके अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो का हो गया, खा के छोड़ के गा हो गया, घा के छोड़ के अंगा हो गया। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि ओष्ठ वर्ण कौन सा हो जाएगा। जी हाँ, ओष्ठ वर्ण पूछा जा रहा है। तो ओष्ठ वर्ण यहाँ पे ऊ हो जाएगा। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पा, ठीक है, ये सभी वर्ण ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। ये दोनों ओठों के स्पर्श से बोले जाते हैं। तो जिन वर्णों को दोनों ओठों के स्पर्श से बोला जाए वो हमारे ओष्ठ वर्ण कहला जाते हैं। दवा किस भाषा का शब्द होता है। तो जो दवा होती है वह आपके फारसी भाषा का शब्द हो जाता है। और फारसी भाषा के अन्य शब्द जैसे आराम होना, ख्याल होना, किस्मत होना, औरत, जहाज, दुकान, ये सारे क्या है आपके, ये फारसी भाषा के शब्द कहला जाते हैं। दुकान भी एक फारसी भाषा का शब्द है, जहाज, औरत, ये सारे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं होता है। देखिए दोस्तों, जो सब संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में लिए गए हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे प्रतीत हो गया और प्रतिमान, प्रतिबिंब, ये हमारे तत्सम है। लेकिन जो प्रतीत शब्द दिया गया है ये हमारा तद्भव हो जाएगा, तो ये हमारा तत्सम नहीं होगा। इसलिए करेंट क्वेश्चन पहला ऑप्शन सही हो जाएगा जो प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तद्भव नहीं दिया गया है। देखिए दांत, आंख, कान ये तद्भव है, लेकिन जो अधर शब्द दिया गया है दोस्तों, अधर शब्द आपका तद्भव नहीं है, बाकी आपके तीनों तद्भव दिए गए हैं। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी दिया गया है। तो मील, मील विदेशी शब्द है और ये अंग्रेजी भाषा के माइल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, अंग्रेजी भाषा के माइल से यह आपका मील बना हुआ है। अगला जो प्रश्न है कि हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं। तो वह आगत उपसर्ग कहलाते हैं। जो हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं से उपसर्ग आए हुए हैं उनको आगत उपसर्ग कहा जाता है और इनकी संख्या टोटल 19 है। आगत उपसर्गों की संख्या कितनी है, 19 है। जैसे अल, कम, किला, खुश, गैर, फिल, फी, दर, बल, ला, शर, हम, हर, ना, बा, ये सारे। ठीक है, तो इनकी संख्या 19 है, ये जान लीजिए। इनमें से सम उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप कौन सा होगा। तो आपका सम से संस्कृत, सम्मेलन, संस्कार, ये तीनों अर्थात उपरोक्त सभी जो है सम उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप हैं। संस्कृत में समधन कृत होगा, सम्मेलन में समधन मिलन होगा, संस्कार में समधन कार हो जाएगा, संस्कार हो जाएंगे। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो बैठक में आपका अक प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, और प्रत्यय की उत्पत्ति किससे हुई है, प्रतिधन ऐसे हुई है, अर्थात वाद में चलने या लगने वाला जो शब्दांश होता है अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लिख शब्द अगर आवट जोड़ देते हैं तो वह लिखावट शब्द बनता है। उसी प्रकार से बैठक में बैठ में अगर अक जोड़ देते हैं तो वह बैठक बन जाता है। तो प्रत्यय बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है। निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो तद्धित प्रत्यय की अगर बात करते हैं तो वार्षिक, वार्षिक शब्द में गुणवाचक तद्धित प्रत्यय है। मूल शब्द जो है वर्ष में इक प्रत्यय लगाकर वार्षिक शब्द बना है। धातुओं को छोड़कर शेष शब्दों के आगे प्रत्यय लगाने से जो शब्द बनते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे भिड़ंत में अंत हो गया, लड़ाई में आई हो गया, मिलाप में आप हो गया, ये कृदंत प्रत्यय होते हैं। लेकिन तद्धित प्रत्यय आपका जैसे वार्षिक हो गया। निधन कलंक का सही संधि शब्द कौन सा होगा। तो निधन कलंक का हो जाता है निष्कलंक, जो डी ऑप्शन दिया गया है, और यह विसर्ग संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला पवन का संधि विच्छेद बताइए। तो पवन का संधि विच्छेद पो धन अन,
ओ और आ मिलके वा में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, यथासंभव में कौन सा समास होगा? तो यथासंभव में आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इस समास में पहला पद अव्यय है तथा दूसरा पद संज्ञा है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और यथासंभव का समास विग्रह होगा यथा धन संभव, अर्थात जहां तक संभव हो। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न प्रश्न जो है समास से संबंधित है, सुमेलित करें। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दो दिए गए हैं, समास से संबंधित है। विदेश गमन, गिरधर, देश विदेश, यथाशीघ्र, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व समास बताना है। और नीचे आपके इस प्रकार के कूटनिंग में क्वेश्चंस के दिए रहेंगे, ठीक है। तो आइए पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको, जो नीचे दी गई सूची को पहले मिलान कर लेते हैं। विदेश गमन, विदेश गमन में आपका कौन सा समास हो जाएगा? देखिए, विदेश में संप्रदान गमन यानी तत्पुरुष, तो संप्रदान तत्पुरुष होगा तो तत्पुरुष आ जाएगा। जैसे विदेश के लिए गमन, तो के लिए आ रहा है ना, तो संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। दूसरा गिरधर, गिरधर आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। गिर के धारण करे जो, अर्थात श्री कृष्ण। देश विदेश, देश विदेश यानी द्वंद्व समास, जहां पे दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास होता है। और यथाशीघ्र का हो जाएगा अव्ययी भाव समास, मतलब जितना शीघ्र हो। तो पांचों आपके हो गए। यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा सी वाला हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करना है। अब वाक्यों पर आ जाते हैं। तो जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, यह हमारा कौन सा मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, चारों में से एक में ही हलंत लगा हुआ है, बाकी किसी में हलंत नहीं लगा हुआ, तो पहचान बहुत ही सिंपल है। अगला प्रश्न, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, इस अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कौन सा होगा? आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, तो लगा हुआ यहाँ पे, मतलब हमारा यह संकेत दिया जा रहा है। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, तो संकेत दिया गया है, संकेत वाचक हो जाएगा। इनमें से कौन सा पदबंध का भेद नहीं दिया गया है? देखिए, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध होता है, लेकिन अव्यय जो पदबंध दिया गया है, अव्यय पदबंध ये पद का नहीं होता है, संज्ञा होता है, विशेषण, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, ये पदबंध के भेद होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय का ही प्रकार है, परंतु अव्यय पदबंध नाम से पदबंध का कोई भेद नहीं है। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, इसमें जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है? जब पानी बरसता है, इतना वाक्य पूछा जा रहा, पूरा वाक्य नहीं पूछा जा रहा, तो ये हमारा हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, इस वाक्य में जब पानी बरसता है क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा? तो लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, सिंपल सी बात, बी ऑप्शन सही हो जाए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य की पहचान करिए। देखिए, डी ऑप्शन में ही हलंत लगा हुआ है आपके, बाकी किसी में नहीं लगा हुआ। तो ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सटीक आंसर हो जाएगा। देखिए, जहां पर उपवाक्य तथा दोनों वाक्य में जब, तब, जहां, वहां, अगर, तो ऐसे शब्द लगे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को मिश्र वाक्य की श्रेणी में रखा जाता है। मेरे पास जो पेन है वह मोहन का है, तो जो लगा हुआ है यहाँ पे, ज्यों ही घर से निकला वर्षा होने लगी, तो आपको वैसे पता चल जाएगा मिश्र वाक्य कौन सा है।
ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, कहीं ना कहीं हमारा इच्छावाचक वाक्य हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है, सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य भेद है? सदा सच बोलना चाहिए, तो यह हमारा इच्छावाचक ये भी हो जाएगा। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? तो वाक्यों का जो वर्गीकरण है वह 2 आधारों पर किया गया है, रचना के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर किया गया है। वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें, तो सरल वाक्य कौन कहलाते हैं? जिनमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, वह हमारा सरल वाक्य कहला जाता है। हिम तरंगिणी किसका काव्य संग्रह है? तो हिम जो तरंगिणी है दोस्तों, वह आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी की काव्य संग्रह है। इनके द्वारा रचित एक कविता संग्रह है। इसके लिए इनको जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी को 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? वह था विज्ञान गीता। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से रीतिकाल के कवि कौन हैं? तो रीतिकाल के कवि हमारे बिहारी कहलाते हैं। बिहारी सस्सई इनकी एकमात्र रचना है, जिसमें जो है टोटल 726 दोहे संकलित है। उसने कहा था कि कहानी के लेखक, उसने कहा था एक कहानी है, और इसके लेखक बताइए कौन है? और इसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनकी अन्य रचनाएं भी भारत की जय हो और सुखमय जीवन, देवकुल, आंख, इनकी और रचनाएं। उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी की बात करें। उर्वशी किसका काव्य है दोस्तों? उर्वशी आपके रामधारी सिंह दिनकर जी का काव्य हो जाता है। इसमें उर्वशी और पुरवरा के प्राचीन व्याख्यान को नए अर्थ में जोड़ने का प्रयास किया गया है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता सभी लोग जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास। इनकी अन्य रचनाएं भी हैं तुलसीदास जी की, जैसे आपका दोहावली हो गया, कवितावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पर्वती मंगल, इनकी अन्य रचनाएं। आधे अधूरे किस विधा की रचना है? तो आधे अधूरे जो है आपके नाटक विधा की रचना हो जाती है। आधे अधूरे मोहन राकेश द्वारा लिखित एक नाटक विधा रचना, किसके द्वारा? मोहन राकेश के द्वारा लिखी गई है। आषाढ़ का एक दिन इनकी अन्य रचना है। जयद्रथ वध किसकी रचना है? जी हाँ, जयद्रथ वध जो है किसकी रचना है? तो यह मैथिलीशरण गुप्त जी की रचना हो जाती है। यह क्या है? एक खंड काव्य है। निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? तो जो सुमित्रानंद पंत कहलाते हैं, ये हमारे छायावादी के प्रमुख माने जाते हैं, और पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। और सुमित्रानंद पंत जी के अन्य रचनाएं हैं, चितंबरा, गुंजन, युगांत, ग्रंथि, लोकापतन। ठीक है। कहानी और कहानीकार की रस से एक युग्म अशुद्ध बताइए। तो वापसी, उषा, प्रियमवदा, यही सच है, मन्नू भंडारी, जयदोल, अज्ञे, ठेस, ज्ञानेंद्र। देखिए दोस्तों, क्योंकि ठेस कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है, लेकिन यहाँ पे जैनेन्द्र दिया गया है, तो ये कहानी के रस से अशुद्ध दिया गया है, क्योंकि ठेस जो कहानी के लेखक हैं वह फणीश्वर नाथ रेगुण। कौन हो जाएगा? फणीश्वर नाथ रेगुण। हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? तो हार की जीत कहानी के लेखक आपके सुदर्शन हो गए ला जाएंगे। क्या हो जाएगा? सुदर्शन। और सुदर्शन की और भी रचनाएं हैं, जैसे साइकिल की सवारी, पत्थरों का सौदागर, तीर्थ यात्रा, अठन्नी का चोर।
ठीक है, इनकी अन्य रचना है। सुदर्शन की बात करेंगे और हार जीत भी आपके सुदर्शन जी की रचना है। दामुल का कैदी के लेखक कौन है? दामुल का कैदी, तो दामुल के कैदी के लेखक जो हो जाते हैं वह आपके प्रेमचंद हो जाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्रेमचंद की बात कर रहे हैं, दामुल के लेखक। अगला प्रश्न कर लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? तो बड़े घर की बेटी, मिस पद्मा, ठाकुर का कुआं, ये तीनों के लेखक प्रेमचंद जी हैं। लेकिन छोटा जादूगर नहीं दोस्तों, छोटा जादूगर भी इनकी रचना है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। छोटा जादूगर इनकी रचना नहीं है। बड़े घर की बेटी, मिस पद्मा, ठाकुर का कुआं, ये तीनों रचना है। छोटा जादूगर किसके है? जयशंकर प्रसाद जी के, ना कि प्रेमचंद की। ठीक है, तो छोटा जादूगर जयशंकर प्रसाद जी की है। और इनकी अन्य रचनाएं भी है, जैसे आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, छाया। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी की अलग भी और भी रचनाएं हैं। जूही की कली कविता के कवि कौन है? जूही की कली, जूही की कली कविता निराला की बात करेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अनामिका, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, अप्सरा, ठीक है, लिली, सुकुल की बीवी, इनकी अन्य रचनाएं भी हैं निराला जी की। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें कंफ्यूजन होगा, क्योंकि जब आप सारे रचनाएं आपको बनती होंगी तभी आप बता पाएंगे। देखिए, प्रेमचंद द्वारा लिखित कायाकल्प, रंगभूमि, कारभूमि है, लेकिन ध्रुव स्वामिनी नहीं है। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है? तो जय भारत के जो है द्विवेदी युगीन की रचना है, और इसके जो रचनाकार हैं आपके मैथिली शरण गुप्त कहला जाते हैं। द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं भी आपके जो दूसरा ऑप्शन है, इनकी अन्य रचनाएं भी आपकी हैं, जैसे बाल मुकुंद की भी बात करेंगे। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं रसक रंजन, नाट्यशास्त्र, उपन्यास, रहस्य आदि इसमें हैं। और बाल मुकुंद गुप्त की रचनाएं की अगर बात करें तो शिव शंभू का चिट्ठा, ठीक है, और श्रीधर पाठक की रचना की अगर बात करते हैं जो प्रमुख है वह है आपका भारत गीत, जगत सजाई सार, हेमंत, इनकी श्रीधर पाठक जी की अन्य रचनाएं हैं। जायसी द्वारा रचित पद्मावत इनमें से कौन सा है? तो जायसी द्वारा जो पद्मावत है वह आपका क्षमाशोक्त। सामाजिक पदों की बहुलता होने के कारण पद्मावत को क्षमाशोक्त की रचना कहते हैं। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो साकेत महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त। गुप्त, ठीक है, गुप्त जी ने जो है अपने अनग हिंदी गीत नाटक में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक पक्ष को चित्रित किया। किसके? अनग, अनाघा, इनका अनग एक हिंदी नाटक है। अगला है रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्य विधा से संबंधित है? तो माटी की मूर्तें किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुर की। लेकिन किस साहित्यिक विधा से यह संबंधित रचना है? ये आपके रेखा चित्र हो जाती है। और इनकी अन्य रचनाएं गेहूं और गुलाब जो कि संस्मरण है, जंजीर और दीवारें, ठीक है, उड़ते चलो उड़ते चलो, नाटक में सीता की माँ, ठीक है, इन रचनाएं रामवृक्ष बेनीपुरी की। अगला जयशंकर प्रसाद नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? सॉरी, जयचंद्र प्रकाश, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक बताना है। तो वह हो जाएंगे भट्ट केदार। भट्ट केदार जयचंद्र प्रकाश काव्य के रचनाकार हैं। और चंदबरदाई के रचनाकार कौन है अगर पूछ लिया गया तो चंदबरदाई के रचनाकार पृथ्वीराज रासो है, और ये आदिकाल के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं।
तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रजभाषा में है? तो तुलसीदास की जो है विनय पत्रिका, तुलसीदास की ब्रजभाषा में काव्य रचना जो है वह आपकी है विनय पत्रिका। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त कृत नहीं है? तो मैथिली शरण की गुप्त कृत जयद्रथ वध हो गया, यशोधरा हो गया, साकेत हो गया, लेकिन नील देवी नहीं। नील देवी नाटक के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? तो यह आपके डॉक्टर कैलाश वाजपेयी जी की रचना कहला जाती है। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद निबंध के लेखक कौन है? इसके लेखक है डॉक्टर नगेन जी। साथ ही साथ निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिंगारी है? जी हाँ, किस मुसलमान कवि की रचना जो है प्रेम चिंगारी है? और वह आपकी है नजफ अली। मुसलमान कवि नजफ अली की रचना प्रेम चिंगारी है, जबकि जायसी ने पद्मावत लिखी और नूर मोहम्मद ने इंद्रावती और अनुराग बासरी तथा शेख नबी ने ज्ञानदीप लिखा। अनुराग बासरी और शेख नबी ज्ञानदीप। वाक्य में जहां पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहां पे वाक्य में जहां पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहां पे आपका अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है, और अर्ध विराम की ज्यादातर मिश्र वाक्य की पहचान होती है। अगर चारों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में अर्ध विराम दिया गया है तो। घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि भाव को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि भाव को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ आपके विस्मयादि बोधक चिन्ह। जो विस्मयादि बोधक चिन्ह ऐसा होता है, एक डंडा और नीचे एक बिंदी हो जाती है, वह हमारा क्या कहलाएगा? आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह कहलाया जाता है। जैसे वाह तुम धन्य हो, क्या है? जैसे वाह तुम धन्य हो, तो वाह के आगे विस्मयादि योजक चिन्ह लग जाएगा, इसके बाद फिर लिखा जाएगा तुम धन्य हो। देखिए यहाँ पे दिया गया है डी ऑप्शन में, वाह तुम धन्य हो। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं होता है? देखिए, कनक शब्द का अर्थ सोना होता है, धतूरा होता है और आपका गेहूं होता है, कनक के पर्यायवाची है। परंतु कमल जो है कनक का पर्यायवाची आपका नहीं होता। ऐसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसून शब्द का सही पर्यायवाची कौन सा होगा? प्रसून शब्द का जो सही पर्यायवाची होता है वह होता है सुमन। प्रसून के पर्यायवाची सुमन, पुष्प, फूल ये सारे हो जाते हैं। सुप्त का विलोम शब्द क्या होगा? तो सुप्त का विलोम जो शब्द कहला जाता है वह कहलाता है जागृत। सुप्त यानी सोना, जागृत यानी जगना। और विक्षुब्ध का क्या कहलाएगा? अविक्षुब्ध कहला जाएगा। शब्द का क्या कहला जाएगा? अशब्द कहला जाएगा। सुस्त का चुस्त कहला जाएगा। चुस्त मतलब ढीला, चुस्त मतलब बिल्कुल तंदुरुस्त। अगला है, स्वजाति शब्द का विलोम बताना है। तो स्वजाति शब्द का विलोम यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका विजाति हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? विजाति। अब प्रश्न 94-95 में आपको अर्थ व्यंजक चार विकल्प दिए गए हैं। सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यंजक विकल्प बताना है। किसके बताना है? अर्थ व्यंजक विकल्प। तो गयचन, गयंद दिया गया है, इसका बताइए क्या होगा? तो गयंद का अर्थ व्यंजक क्या होगा? बड़ा हाथी। इसके बाद अगला दिया गया है मूढ़ चेता। मूढ़ चेता का आशय क्या होता है? मूर्ख से हो जाता है। मूढ़ चेता मतलब मूर्ख। इनमें से कौन सा शब्द वन शब्द का अर्थ नहीं होता है? तो वन शब्द का अर्थ पानी, जंगल, वाटिका, लेकिन जीत नहीं होता।
जीत जो है वन का अनेकार्थी नहीं है, बाकी शब्द है ये हमारे वन के अनेकार्थी शब्द हैं। पक्ष शब्द किस अर्थ का वाचक नहीं होता? तो जो पक्ष शब्द है दोस्तों, यह आपका पार्श्व, पखवाड़ा, पंख, इन तीनों का वाचक होगा, लेकिन पखेरु का वाचक नहीं होगा। पखेरु पक्ष को अनेकार्थी शब्दों के श्रेणी में नहीं आता है। जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो उसे इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताना है आप सभी को, और वह हो जाएगा तर्क सम्मत। इसके बाद अगला है कि जिसकी दो माताएं हो उनके लिए उपयुक्त शब्द क्या होता है? तो उसके लिए होता है द्वय मातृका। द्वय मातुर है, द्वय मातृका नहीं होगा, ना ही द्विमाता होगा, ना ही सौतेला होगा, यहाँ पे होगा द्वय मातुर, राइट ऑप्शन होगा। कभी कभी द्वय मातृका भी लोग लगा लेते हैं, इसलिए हमने बताया, तो ये नहीं करना है, हमने करना है द्वय मातुर करना है। ठीक है, जिसकी दो माताएं उसके लिए एक शब्द होता है द्वय मातुर है, तो द्वय मातुर ऑप्शन सही हो जाएगा। वार खाली जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ठीक है, वार खाली जाना मतलब है युक्ति का सफल ना होना। आप कोई भी युक्ति बना रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए तुम हमारे बीच दरार डालने की कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारे सारे वार खाली जाएंगे। तुम्हारे वार जो है प्रयास सारे खाली जाएंगे, मतलब होगा युक्ति का सफल ना होना। कभी नाव पर गाड़ी, कभी गाड़ी पर नाव, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है? तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाता है जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है शहर की दाई, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? शहर की दाई, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो शहर की दाई मतलब घर घर की खबर रखने वाली स्त्री, इसको शहर की दाई मुहावरे का बोला जाता है। अगला प्रश्न है थका ऊंट सराय सकता है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो थका ऊंट क्या कर सकता है? सराय सकता है। इसका अर्थ है कि दिन भर की मेहनत के बाद घर की याद आती। अगला है मुंह की खाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ होना है हार जाना, सिंपल सी बात है। गागर में सागर भरना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो गागर में सागर भरना मतलब थोड़े से बहुत कहना, थोड़े में बहुत कहना। दूध का दूध और पानी का पानी करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो दूध का दूध, पानी का पानी करना, मुहावरे का अर्थ उचित निर्णय करना। कहते हैं जज ने आज तो दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। अब गद्यांश आएगा, 107 से 111 तक गद्यांश से इस प्रश्न को पढ़ेंगे। और आपका गद्यांश है कि विधाता रचित इस सृष्टि का सिरमौर है मनुष्य, उसकी कारीगरी का सर्वोत्तम नमूना। इस मानव को ब्रह्मांड का लघु रूप मानकर भारतीय दार्शनिकों ने यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे की कल्पना की थी, और उनकी यह कल्पना मात्र कल्पना नहीं थी, प्रत्यु अर्थात भी थी, क्योंकि मानव मन में जो विचारणा के रूप में घटित होता है उसी पर उस कृति की सृष्टि होती है। तो इससे संबंधित आपका गद्यांश है, ठीक है। और इस गद्यांश से संबंधित अब प्रश्न करेंगे हम, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव क्या होता है? तो वैज्ञानिक दृष्टि से अपेक्षाकृत अभाव की अगर बात करें साहित्य शास्त्री में होता है। साहित्य शास्त्री में क्या होता है? वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। अगला है मानव शरीर को यत्रवंत कहा गया है क्योंकि, तो जो हमारा मानव का शरीर है इसको यत्रवंत क्यों कहा गया है? क्योंकि यह अवयव रूपी पुर्जों को विकृत होने से शरीर यत्रवंत जो है निष्क्रिय हो जाता है। जो अवयव रूपी पूर्णों के विकृत होने से यत्रवंत जो है निष्क्रिय हो जाता है। अगला प्रश्न है शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी, कौन थी? जब एक गद्यांश को पढ़ा जाएगा तो आप लोगों को ऑलरेडी समझ जाएंगे। तो अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को समान बनाना,
तो देखिए 2-4 लाइन हम पढ़ देते हैं कि यह गद्यांश आएगा तो आपको सारे आंसर पता होने चाहिए। ठीक है, गद्यांश कोई भी आ सकता है। अगर यह गद्यांश आता है, संभावित गद्यांश है वैसे, तो गद्यांश आएगा तो आप समझ सकते हैं 5 मिनट में पूरा गद्यांश सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपको आंसर ऑलरेडी पता रहेगा और आपने पढ़ा होगा तो आंसर भी आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। और गद्यांश भी पढ़ देते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद में प्रयुक्त विरामय शब्द का पर्याय पूछा गया है। अनुच्छेद में प्रयुक्त जो विरामय शब्द है, कौन सा शब्द है? सॉरी, निरामय। निरामय शब्द का पर्याय पूछा जा रहा है। तो निरामय का पर्याय होता है स्वस्थ। अनुच्छेद में प्रयुक्त जो निरामय का पर्याय है उसका शब्द अर्थ होता है स्वस्थ। मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है। क्यों माना गया है? तो मानव को जो है सृष्टि का लघु रूप इसलिए माना गया है क्योंकि मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। परिपत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत दिया गया है? सबसे ऊपर परिपत्र संख्या लिखी जाती है, इसमें संबोधन की आवश्यकता नहीं होती, इसमें विषय का संकेत भी रहता है, इसमें अधोलिखित बहुदेय की आवश्यकता नहीं होती। तो परिपत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत होगा? और वह कथन गलत है कि इनमें से संबोधन की आवश्यकता नहीं होती। तो परिपत्र में संबोधन की आवश्यकता होती है, तो ये गलत दिया गया है। तो यहाँ पे हम किस ऑप्शन की बात करेंगे? सबसे ऊपर परिपत्र संख्या लिखी जाती है, परिपत्र के संबंध में सही है, इसमें संबोधन की आवश्यकता नहीं होती। जी हाँ, ये भी सत्य दिया गया है, क्योंकि परिपत्र के संबंध में संबोधन की आवश्यकता नहीं होती। इसमें अधोलेख बहुधि की आवश्यकता भी नहीं होती है, लेकिन इसमें विषय का संकेत भी रहता है, ये गलत है। विषय का संकेत इसमें नहीं रहता है। परिपत्र के संबंध में विषय का संकेत नहीं रहता 112, इसलिए हमारा सी जो ऑप्शन दिया गया है वह गलत दिया गया। अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो अर्धशासकीय के संबंध में देखा जाए कि यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? बी वाला, कि अन्य पत्र, जो यह पत्र है अन्य पुरुष में लिखा जाता है, यह गलत है। बाकी इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है, बिल्कुल सही है। और औपचारिक शब्दों के आरंभ करने की आवश्यकता भी नहीं होती है, और प्रायः समान स्तर के अधिकारी के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है। तो ये हमारे तीनों सही हैं। तो यह पत्र जो है अन्य पुरुष में लिखा जाता है, यह गलत दिया गया। अगला व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य कथन बताना है। व्यक्तिगत में, तो व्यक्तिगत में इसके अंतर्गत बड़ों की तरफ से छोटों को पत्र लिखे जाते हैं, इसके अंतर्गत छोटे की तरफ से बड़ों को पत्र लिखे जाते हैं, दोनों पत्र सी ठीक है। इन पत्रों में सरलता अपनी कुशलता के समाचार पत्र होते हैं, ये भी सही है। इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव पत्र नहीं पड़ता, तो ये गलत है, क्योंकि व्यक्तिगत पत्र है तो आपसी संबंध का प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए डी ऑप्शन या नेगेटिव हमारा दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस देखा जाए तो। अगला प्रश्न है व्यवसायिक पत्र के संबंध में सही कथन बताइए। तो पत्र से संबंधित भी पूछे जाते हैं, तो व्यवसायिक पत्र के संबंध में सही कथन बताना। देखिए व्यवसायिक से संबंधित अगर पत्र में देखें तो जो हमारा दूसरा दिया गया है, ऐसे पत्रों के में संबोधन महोदय महाशय आदि शब्दों द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। और किसी भी कंपनी के मैनेजर के सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार होता है। यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन दिया गया कि 2 और 3 दोनों सही है, पहला नहीं सही है। व्यवसायिक पत्र के संबंध में हमारा कौन कौन सही है, दूसरा और तीसरा वाला सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है, इस उक्ति किस रचनाकार से हुई? तो जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है, यह उक्ति जो है किस रचनाकार की है? तो यह आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाकार की यह उक्ति है। अगला, हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम भारतीय सम्मान मिला? हिंदी के महादेवी वर्मा जी जो रचनाकार है इनको प्रथम भारतीय सम्मान प्राप्त हुआ है। और हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है यह उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान लखनऊ के द्वारा
हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है और सर्वप्रथम यह सम्मान महादेवी वर्मा को 1982 ईस्वी में जो है प्रदान किया गया था। जितने लोग उतने प्रेम के रचनाकार किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। जितने लोग उतने प्रेम, लीलाधर जगूड़ी को व्यास सम्मान प्राप्त है और 2004 में जगूड़ी को जो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, लीलाधर जगूड़ी। चंद्रायन किस भाषा का काव्य है? तो चंद्रायन जो है आपके मुल्ला दाऊद द्वारा अवधी भाषा में लिखा गया है। किसके द्वारा? मुल्ला दाऊद के द्वारा। और यह एक सूफी प्रेम काव्य है। इनमें नायक लोर तथा नायिका चंदा की प्रेम कथा का वर्णन। अगला, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में कार्य करने वाले को दिया जाता है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार यह आपके पत्रकारिता के क्षेत्र में, जी हाँ, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार हिंदी पत्रकारिता तथा रचनात्मक साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले को प्रदान किया जाता है। करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि युगांत के कवि कौन है? रामनेश त्रिपाठी जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या सुमित्रा नंदन पंत। तो युगांत के कवि कौन हो जाएंगे, सभी लोग बताइएगा। तो युगांत के कवि आपके सुमित्रा नंदन पंत जी हो जाएंगे। सुमित्रा नंदन पंत छायावादी युग के 4 स्तंभकारों में से एक माने जाते हैं। इन्हें कोमल प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है और इनकी अन्य रचनाएं हैं जैसे गुंजन, वीणा, युगवाणी, चितंबरा, पल्लव। इनकी अन्य रचनाएं हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो कामायनी में जो श्रद्धा है वह आपका हृदय का प्रतीक है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कामायनी में श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। यह जयशंकर द्वारा लिखित अंतिम काव्य की रचना है जिसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसमें या कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? असमिया उड़िया का विकास मगधी अपभ्रंश से नहीं हुआ, ये गलत है। यही आपको पहला ही कथन गलत दिया गया है, क्योंकि असमिया उड़िया का विकास मगधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है, यह कथन गलत है। क्योंकि असमिया जो है उड़िया, बिहारी तथा बंगला भाषा का विकास मगधी अपभ्रंश से हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा पहला ही ऑप्शन निगेटिव दिया गया है। बाकी अवधी और बघेली बोलियों का विकास पूर्वी हिंदी से हुआ, यह भी सही है। हरियाणी ब्रजभाषा बोलियों का विकास बिहारी उपभाषा से हुआ है और पूर्वी हिंदी का विकास अर्ध मगधी अपभ्रंश से हुआ, यह सही है। लेकिन पहला ऑप्शन जो दिया गया है कि असमिया उड़िया का विकास मगधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है बल्कि हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी बात करेंगे अगले प्रश्न की। रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से किसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है? 11 वर्ष का समय, इंदुमती, दुलाई वाली या एक टोकर भर मिट्टी। तो रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से किसे जो है हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है और वह आपके इंदुमती। इंदुमती कहानी किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखित हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानी जाती है। गोस्वामी जी को प्रथम कहानीकार होने का भी श्रेय भी प्राप्त है। हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है? तो हिंदी भाषा के उद्भव का यहाँ पे सही अनुक्रम पूछा जा रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइए। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आपकी हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम होता है, पहला होता है पाली, इसके बाद प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। तो डी ऑप्शन जो दिया गया है यह हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। केदारनाथ सिंह को उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो केदारनाथ सिंह की जिस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है वह पुस्तक है अकाल में सारस। क्या हो जाएगा? अकाल में सारस। जी हाँ दोस्तों।
यह केदारनाथ सिंह द्वारा रचित एक कविता संग्रह है, अकाल में सारस। आचार्य भारत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? तो आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या जो है कितनी मानी है? 10 संख्या मानी है। पहला प्रसाद, दूसरा समता, तीसरा श्लेष, चौथा समाधि, पांचवा शवकुमार, छठवां अर्धव्यक्ति, सातवां उदारता, आठवां कांति, नौवां माधुर और 10वां ओज। ये 10 आपके आचार्य भरत के काव्य दोषों की संख्या 10 मानी गई। इनमें से कौन सा कवि फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है? फूल बाबू, जी हाँ दोस्तों, फूल बाबू के नाम से कवि कौन जाने जाते हैं? और वह कवि है आपके राजकमल चौधरी जी। राजकमल चौधरी को फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है। ये हिंदी और मैथिली के प्रसिद्ध कहानीकार थे। इनका वास्तविक नाम मणिंद्र नारायण चौधरी था। लोग प्यार से इन्हें फूल बाबू कहकर पुकारते थे। बघेली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो बघेली का प्रमुख क्षेत्र मिर्जापुर, जी हाँ। और बघेली बोली जो होती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। भक्ति रस के प्रतिष्ठापक आचार्य इनमें से कौन सा है? तो भक्ति रस के प्रतिष्ठापक की अगर बात की जाती है, एक ही नाम आता है, रूप गोस्वामी जी का। श्री रूप गोस्वामी समस्त गोस्वामियों के नायक थे। इन्होंने भक्ति कार्यकलापों का निर्देश करने के लिए उपदेशमृत प्रदान किया, जिससे भक्तगण उसका पालन कर सके। तो रूप गोस्वामी की बात करेंगे। इनमें से कबीर जो है किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो जब भी कबीर की बात की जाती है, सिकंदर लोदी का नाम आता है। कबीरदास मुगल शासक सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीरदास जी निर्गुण काव्यधारा की ज्ञानश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे। ये हिंदू धर्म व मुस्लिम को न मानते हुए सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे। इनमें से किस जिले में कन्नौजी बोली जाती है? और वह आपका है दोस्तों हरदोई। हरदोई जिले में कन्नौजी बोली जाती है। हरदोई के अतिरिक्त इटावा, शाहजहांपुर, कानपुर आदि जिलों में भी कन्नौजी बोली जाती है। भारत के कितने प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं? तो भारत में दोस्तों 5 प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं। आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार और अंडमानी भाषा परिवार। तो भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं? 5 प्रकार के। इनमें से किस पत्रिका का संपादन अज्ञेय ने नहीं किया है? तो अज्ञेय जी ने दिनमान, विशाल भारत, नव भारत टाइम्स, लेकिन नंदन को नहीं किया है। जी हाँ, नंदन पत्रिका का संपादन अज्ञेय ने नहीं किया था, बल्कि नंदन पत्रिका का संपादन जय भारती नंदन ने किया था। और भारती जी ने नंदन पत्रिका को सर्वश्रेष्ठ पत्रिका का दर्जा दिलाया था। मैथिली किस राज्य में ज़्यादा बोली जो है जाती है? तो मैथिली जिस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है वह हमारी कहलाती बिहार में। जी हाँ दोस्तों, मैथिली बोली बिहार राज्य में ज़्यादा बोली जाती है। मैथिली बोली का विकास मगधी अपभ्रंश से हुआ। किससे हुआ है? मगधी अपभ्रंश से हुआ है। कैलाश वाजपेयी कृत हवा में हस्ताक्षर के लिए कौन सा पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है? तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार। कैलाश वाजपेयी को हवा में हस्ताक्षर के लिए एक साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कैलाश वाजपेयी जी की अन्य रचनाएं हैं, जैसे तीसरा अंधेरा, सूफीनामा, भविष्य घट रहा है, संक्रांत, देहात से हटकर, इनकी अन्य रचनाएं। कैलाश वाजपेयी जी की बात करेंगे। कथा सतीसर उपन्यास के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है? तो हम बात करेंगे चंद्रकांता। जी हाँ दोस्तों, कथा सतीसर उपन्यास के लिए हिंदी के विख्यात लेखिका चंद्रकांता को व्यास सम्मान जो है प्रदान किया गया था। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है? जब भी द्रविड़ की बात की जाती तेलुगु का नाम आता है। तेलुगु द्रविड़ भाषा है, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान मिला है? प्रथम सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन की बात करें। हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकार हरिवंश राय बच्चन को प्रथम सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया था। यह सम्मान उन्हें उनकी 4 खंडों की आत्मकथा के लिए प्रदान किया गया था। इनमें से कौन सा उपन्यास अमीर खुसरो के जीवन पर केंद्रित है? तो आईना साज। आईना साज उपन्यासकार जो है, यह उपन्यास है एक आईना साज उपन्यास जो है अमीर खुसरो के जीवन पर केंद्रित है। यह उपन्यास अनामिका जी द्वारा लिखित है और इस उपन्यास का जो प्रकाशन है राजकमल प्रकाशन द्वारा किया गया था। किशोरीलाल गुप्त की पुस्तक हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इनमें से किस पुस्तक का अनुवाद है? वह दोस्तों द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य के आदिकाल को इनमें से किसने सिद्ध सामंत कला काल नाम दिया? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को इनमें से किसने सिद्ध सामंत काल नाम दिया है? और वह कहलाते हैं राहुल शंकरत्यायन। राहुल शंकरत्यायन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल का नाम दिया। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ये जो आपके हैं आदिकाल के नाम दिए गए हैं। ठीक है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा चारण काल और हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, और रामकुमार वर्मा जो है चारण काल की बात करते हैं। इनमें से किसे जो है उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहा जाता है? तो भक्ति रस को उज्ज्वल रस या मधुर रस कहा जाता है। अगला है, हे शरण दायिनी देवी तू करती सबका दान है, तू मातृभूमि संतान हमें, तू जननी तू प्राण है। कौन सा छंद होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है उल्लाला छंद है, क्योंकि उल्लाला छंद एक पुरातन छंद है और वीर गाथा काल में उल्लाला या रोला को मिलाकर छप्पे छंद की रचना की गई थी। यहाँ पे उल्लाला आपका हो जाएगा। कबीरा सोई पीर है, कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानई सो काफिर बेपीर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका यमक अलंकार हो जाएगा। अब यमक अलंकार क्यों होगा? क्योंकि एक ही शब्द के अधिक बार आए, तो यमक अलंकार दिए गए। उदाहरण पर हमारा यमक अलंकार होगा, कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। तो पा की पुनरावृत्ति यहाँ पे हुई है, आप लोग समझ पा रहे हैं। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत है? वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, तो यह दोस्तों आपके शिक्षा मंत्रालय। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन गठित है और इस आयोग का गठन कब हुआ था? 1961। जी हाँ, 1961 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? देखिए, प्रबोध शामिल है, प्रवीण शामिल है, पारंगत शामिल है, लेकिन निष्णात आपका शामिल नहीं। केंद्र सरकार कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु संचालित होने वाले पाठ्यक्रम में निष्णात शामिल नहीं है, बाकी आपके सारे शामिल हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कौन सा विभाग है? तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत विभाग कौन सा है? साहित्य अकादमी, विधायी विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग या राजभाषा विभाग? तो जब भी गृह मंत्रालय के तहत की बात की जाती है तो राजभाषा विभाग आता है। हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्रालय ने एक स्वतंत्र विभाग के रूप में राजभाषा विभाग की स्थापना की। मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ या प्रयोजन अन्य अर्थ का ग्रहण होता है, वह शब्द शक्ति क्या कहलाती है? वह कहलाती है लक्षणा। मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ या प्रयोजन से अन्य अर्थ ग्रहण होता है और वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है।
तो ये आपको चारों पढ़ना, लक्षणा, अभिधा, काव्य दोष, व्यंजना, ये चारों जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं सारे टॉपिक कवर करना है। आधुनिक जीवन की कल्पना किसके बिना नहीं की जा सकती? अच्छे खान पान के, आधुनिक वेशभूषा, भव्य भवनों के, या संचार और जनसंचार के। तो आधुनिक जीवन की कल्पना किसके बिना नहीं की जा सकती है, सभी को कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है। और ये सभी आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया जा रहा है। साथ ही साथ आपने 120 प्रश्नों में से आपने कितना स्कोर प्राप्त किया, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करना है। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर, अगले आपके प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर पर। बाकी 7 PM में लाइव क्लास होगी आपके फर्स्ट पार्ट की, तो सभी लोग जाइए, 30 नंबर पक्का करना है फर्स्ट पार्ट में। तो 7 PM में लाइव क्लास जरूर देखिए। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।